हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को डील करते हैं। तो मैंने सोचा कि चूंकि पीसीएसजी का एग्ज़ाम निर्धारित है, तो उसके जो इंडियन पॉलिटी वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस वाले पेपर्स में, क्योंकि जीएस का पेपर होता है और लॉ का पेपर होता है। तो लॉ का जो पेपर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमने डील कर लिया है। बाकी का जो जीएस का पेपर होता है उसमें जो है इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आता है। तो इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे इसमें, कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसका लेवल क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और बिना लेट किए चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 2003 के जीके पेपर में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन था द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? तो वो चेयरमैन ऑफ लोकसभा होता है, बोल रहा है। तो ये नहीं है, चेयरमैन ऑफ लोकसभा वो नहीं होता है। वो जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ये तो नहीं होगा, बाकी चेयरमैन ऑफ प्रिविलेज कमेटी ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। द स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नॉन नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन लोकसभा वाज। तो कौन से स्पीकर पहले थे जिनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन मूव किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जीवी मावलंकर हो जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शन रिडंडेंट हैं, और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है बहुत फैक्चुअल टाइप के होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को, फैक्चुअल जो भी चीज़ें इस तरीके की, उसको याद करके जाएं तो बेहतर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन असर्सन रीजन का है। असर्सन बोल रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए मिसलीडिंग डेजिग्नेशन। तो ऐसी बात नहीं है, मिसलीडिंग डेजिग्नेशन सीएजी नहीं होता है। बाकी अगला जो ऑप्शन कह रहा है ही एक्सरसाइजेज द फंक्शन ओनली ऑफ एन ऑडिटर। तो ये बात सही है, इंडिया में जो सीएजी का रोल होता है वो केवल एज एन ऑडिटर होता है। तो जैसे जो वर्ड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, जिसके बारे में आर्टिकल 148 में बात की गई है। तो सीएजी जो होता है इंडिया में केवल ऑडिट का काम करता है, बाकी कंट्रोलर का काम नहीं करता है। कंट्रोलर का मतलब होता है कि जो जितने भी बजट होंगे या फिर जो भी मनी बिल्स से रिलेटेड बातें होंगी, बिना उसके पास नहीं की जाएंगी। लेकिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो कंसेप्ट है इंडिया में, वो केवल एज ए ऑडिटर की तरह फंक्शन करता है, कंट्रोलर की तरह फंक्शन नहीं करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है रियलिटी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर की तरह फंक्शन जो करता है वो यूके में करता है। तो इस हिसाब से असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है, यानी कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो इसका जो आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑपरेट्स इन। तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है कहाँ पे ऑपरेट करता है? तो ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। और गोवा जो है में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑपरेट जो है करता है। इस टाइम पे अभी काफ़ी जो है इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करें, जैसे अभी रिसेंटली में उत्तराखंड का केस हमको देखने को मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे वहाँ पे उस लेक्चर में हम अपने डिटेल में जब बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि अमेंडमेंट बिल क्या होता है, कौन ला सकता है, कैसे ला सकता है, ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, मनी बिल कैसे पास होता है। तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो अमेंडमेंट बिल होता है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल भी कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो जो है इंट्रोड्यूस जो है राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मनी बिल होता है उससे उसमें मोस्टली फाइनेंशियल बिल और जो भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का होता है, जैसे कि बजट पास करवाना हो, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए मनी बिल का उपयोग किया जाता है। तो मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस जो है राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, वह केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। बाकी राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन के लिए, उसके पास 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास जाएगा। लोकसभा के पास होने के बाद अगर राज्यसभा चाहे तो कोई सजेशन दे सकती है, और नहीं सजेशन देती है तो 14 दिन के बाद अपने आप जो है मनी बिल रिटर्न हो जाएगा लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1999, द लीगल एज फॉर ए सिटीजन टू बिकम ए मेजर इज। तो यहाँ मेजॉरिटी की बात करी जा रही, तो ऑफकोर्स 18 ईयर्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनमसली। तो मतलब किसको अनएनमसली जो है इलेक्ट किया गया था, मतलब उस के अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था कि बस यही प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा मान चुन लिया गया था। तो एन संजीवा रेड्डी जो है वो अनोनिमसली जो है चूज किए गए थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स। आप इस बात को बहुत
डिटेल में देखेंगे कि पूछ रहा है कि नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन। जब ये बोल रहा है तो आप इसको मानिए कि वो बोल रहा है कि सिटीजन को एंड नॉन सिटीजन्स को दोनों की बात कर रहा है कि वो सबको अवेलेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पूछना चाह रहा है कौन से जो है जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको अवेलेबल नहीं होता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो सबको मिलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको मिलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी सबको मिलता है, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया है कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, ये जो है सबको नहीं मिला हुआ है। ये जो है एक्सक्लूसिव राइट है सिटीजन्स का। तो इस वजह से इसमें चूंकि, और ये जो पॉइंट है आर्टिकल 16 के अंतर्गत आ जाता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये जो है अवेलेबल टू ऑल पर्सन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है। तो असर्शन कह रहा है देयर इज नो पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो देयर इज नो पार्टी सिस्टम इन इंडिया बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, पार्टी सिस्टम तो इंडिया में चलता है, कांग्रेस है, बीजेपी, इस तरीके के डिफरेंट पार्टीज होती हैं। और फिर कह रहा है अगला जो रीजन कह रहा है देयर आर टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही हैं यहाँ पे, रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो है गलत है। तो ए इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू। तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो इसका डी जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल वाज हेल्ड इन द कनेक्शन विद। तो फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग जो है, जो कि आर्टिकल 108 में बात की जाती है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की, तो जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठते हैं और उस मीटिंग को जो है प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन उसको प्रेसाइड जो करता है वो लोकसभा का स्पीकर प्रेसाइड करता है। तो पहली बार ज्वाइंट मीटिंग जो है कब हुई थी, किस मुद्दे पे, तो वो था जो डाउरी एबोलिशन बिल था उस पर बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है 71 द टर्म ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाई। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं अगर वहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ है तो उनके जो है टर्म को कौन बढ़ा सकता है, तो सिंपल सा आंसर है इसका यूनियन पार्लियामेंट को यह पावर होता है। अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एट द टाइम ऑफ पीएसी रिवोल्ट वॉज। तो पीएसी रिवोल्ट के टाइम पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन था, ये पूछना चाह रहे हैं। फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा HN बहुगुणा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग केस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा केस जो है आएगा जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके अंतर्गत। डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर आएगा, उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इन्फोर्समेंट ऑफ जो है फंडामेंटल राइट, और बाकी है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो नहीं होगा। बाकी इन्फोर्समेंट ऑफ जो फंडामेंटल राइट है वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत आएगा। तो सी इसका करेक्ट जो है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट मतलब इन्फोर्स फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का अधिकार होता है। बाकी 226 में जो है हाई कोर्ट को जो है यह पावर होता है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन। तो यहाँ पे आपको इनेक्टमेंट का डेट पूछ रहा है, तो इनेक्ट जो हुआ था, चूंकि प्रेम्बल में ही ये डेट दी हुई है, तो नंबर 26 1949 का आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 75 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट गिव अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट दैट बैंड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो ये जो है कलकत्ता जो है हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था। तो ये सारे रहे 2003 के क्वेश्चन। आगे के लेक्चर्स में हम 2006 के जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस रहे हैं, जो जीएस वाले पेपर में आपको पूछे गए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए गए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम 2006 के पेपर को देखेंगे और उसके आगे जो है कंटिन्यू में और सारे पेपर्स को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो।